हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे भाई। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने मैटर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, मेजरमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, राउंड ऑफ, ये काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर ली। फिर हमने जो मात्रक पद्धतियाँ थी उनके बारे में चर्चा की थी। फिर उनकी यूनिट कन्वर्जन हमने सीखे थे, ये बात भी हमने कर ली थी। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एटम की और मोलिक्यूल की। वो भी मैंने आपको समझाया था कि एटम क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है, देने वाला वैज्ञानिक कौन था, जो भी था हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी हम बात कर रहे थे रासायनिक संयोग के नियम की। वो मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो एटम आपस में ऐड होते हैं, यानी जब भी दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं या जब भी दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उनके जुड़ने का व्यवस्थित क्रम होता है। और इन क्रम को समझाने के लिए टोटल 6 नियम दिए गए थे। पहला नियम था अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा अपने पास था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा अपने पास नियम था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। फिर अपना फोर्थ नियम था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या जिसे बोलते हैं पारस्परिक अनुपात का नियम। वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमको पता होना चाहिए कि नियम क्या है। फिर अपने पास नियम था गैलुसाक का नियम, और लास्ट नियम था अपने पास आवोगाद्रो रूल, यानी आवोगाद्रो का नियम। टोटल 6 नियम है। और ये 6 नियम आपको ये बताएंगे कि कैसे एटम आपस में कंबाइन करता है और उनसे किस प्रकार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी वे आपस में किस प्रकार जुड़ेंगे और उनसे जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार बनेंगे। और इस सिलसिले को देखते हुए मैंने पहले नियम को डिस्कस किया था, और नियम था अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैंने आपसे कहा था कि इस नियम को देने वाला साइंटिस्ट था एंटोनी लेवोजिए, जिसने 1774 में यानी 1774 में इस नियम को दिया था। और इसका जो प्रैक्टिकल प्रूफ है, यानी इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है, वो वैज्ञानिक लैंडोर द्वारा किया गया था। फिर हम बात करें कि नियम कहता क्या है। मैंने बताया था कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है या ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होगा हमेशा क्या होगा भाई, कांस्टेंट, यानी जो क्रियाकारक का द्रव्यमान है वही द्रव्यमान किसका होगा भाई, उत्पाद का, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में बाहर निकल जाती थी भाई, mc² की फॉर्म में। और अगर mc² की फॉर्म में बाहर निकल रही है मतलब मास जा रहा है, और अगर मास जाएगा तो बताओ मतलब वेट के अंदर कमी आएगी, मैं कहूँगा द्रव्यमान में कमी आएगी। और अगर द्रव्यमान में कमी आएगी तो क्रियाकारक का द्रव्यमान क्या उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास नियम लागू नहीं होता। फिर हमने बात की थी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की पिछले वाले लेक्चर में, और मैंने कहा था कि वो जो नियम दिया गया था वैज्ञानिक प्राउस द्वारा दिया था 1779 में, और उसका जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल प्रूफ या जिसे बोलते हैं प्रायोगिक सत्यापन दो साइंटिस्ट ने किया था, स्टास और रिचार्ड ने। नियम था क्या कि प्रत्येक तत्व का परमाणु भार अनुपात के अनुसार, जो अनुपात है उसके अनुसार सदैव क्या रहता है, नियत, चाहे उसे किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करो। यानी अगर आपने वाटर अपनी टंकी का लिया है, नदी का लिया है, तालाब का लिया है, कुएं का लिया है, कहीं से लिया हो, उसका जो अनुपात है H2O का परमाणु भार का वो हमेशा 1:8 आएगा, चाहे आप उसे कहीं से प्राप्त करो। फिर मैंने आपको एक अभिक्रिया के द्वारा समझाया था कि मान लो आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिलकर CO2 बनाती है, या आपके पास CaCO3 है, इसको जब आप हीट करते हो तो ये CaO+CO2 बनाती है। ये अभिक्रिया अलग है और ये अभिक्रिया अलग है, लेकिन दोनों में ही CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर जो रेशो होगा यहाँ भी 3:8 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 3:8, यानी जो आपके पास जो रेशो है परमाणु भार का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होगा, चाहे आपने उसे कैसे भी बनाया हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने किस प्रकार बनाया है, उसका जो अनुपात है वो फिक्स रहता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर हम जो इंपॉर्टेंट नियम की चर्चा कर रहे थे वो नियम था अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अधिकतर विद्यार्थियों को इस नियम में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं वो प्रॉब्लम आपको आने नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं 2-3 एग्जाम्पल और लूंगा, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। तो डिस्कस करता हूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहली बात तो ये कि इस नियम को देने वाला साइंटिस्ट, हिंदी में जानते हो आप क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं भाई, गुणित अनुपात का नियम। सुनो भाई बात ध्यान से। पहली बात तो इसको जो देने वाला साइंटिस्ट था, यानी इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे भाई जॉन डाल्टन, जिसे आप बोलते हो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसी साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था। अब सुनो ध्यान से क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कहता क्या है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु,
दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं और यदि वे दो से ज़्यादा यौगिक बना रहे हैं, दो भी बना सकते हैं और दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं। सुनो नियम ध्यान से, क्या कहता है कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि इनमें से यदि हम एक का परमाणु भार फिक्स कर लें, यदि इनमें से हम एक का परमाणु भार फिक्स कर लें, तो जो दूसरा एटम है जो उस एटम के साथ जुड़ रहा है उसके परमाणु भार का अनुपात या सिंपल रेशियो होगा। क्या कहना चाहता है कि जब दो परमाणु A प्लस बी आपस में संयोग कर कर AB, AB2, AB3, AB4 अगर ये बनाते हैं, यदि इसमें से एक का परमाणु भार फिक्स कर लिया जाए, तो जो दूसरे जुड़ने वाला जो एटम है इसके परमाणु भार का अनुपात हमेशा सिंपल होल रेशियो नंबर आएगा। इस प्रकार आएगा इंटीजर वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 या उसका मल्टीपल वैल्यू, जैसे यहाँ 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 8, इस प्रकार। बात समझ रही है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके जब दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं और यदि इनमें से हम एक का परमाणु भार फिक्स कर लें, तो जो दूसरे जुड़ने वाला एटम है उसके परमाणु भारों का अनुपात हमेशा एक सिंपल रेशो आता है, यानी एक सरल अनुपात आता है। वो सिंपल अनुपात भी हो सकता है या उसका मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे इसको ऐसे को 2, 4, 6, 8 इस प्रकार भी आ सकता है। सिंपल होल रेशो नंबर कहने मतलब ये है। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। और इस सिलसिले को देखते हुए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उस एग्जाम्पल को आज मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ। देखो भाई ध्यान से, वो एग्जाम्पल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास दो एटम है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने कहा था नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, ले लिए दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं और दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, तो देखो क्या क्या बना रहा है। पहला ही कंपाउंड बनाता है N2O, दूसरा बनाता है ये NO, तीसरा बनाता है ये N2O3, चौथा बनाता है ये N2O4। ये पढ़ेंगे हम 12th क्लास में जब चैप्टर पढ़ोगे आप पी ब्लॉक, और सॉरी आपके 11th के अंदर भी पी ब्लॉक चलता है, तो वहां भी हमको डिस्कस करना है इसके बारे में। और ये अपने पास है N2O5। इस प्रकार ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। क्या कह रहा है नियम कि जब दो परमाणु आपस में संयोग कर कर दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, देखो आप 1, 2, 3, 4, 5 बना लिए इसने, तो दो से ज्यादा ही है कि जब दो परमाणु आपस में जुड़कर दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, यदि इनमें से एक का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए, तो देखो मैंने अगर नाइट्रोजन का परमाणु भार फिक्स कर रहा हूं N2 का, किसका फिक्स कर दिया मैंने N2 का, देखो आप N2 का फिक्स कर दिया। और आप जानते हो N2 का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो मतलब दो का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मतलब 28 होगा कि नहीं होगा भाई। एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो दो का कितना होगा 28, यानी आपने कितना फिक्स कर दिया इसका 28। यानी आपको हर एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना मानना है भाई 28। तो इससे जो जुड़ने वाला दूसरा एटम है, दूसरा एटम कौन सा है भाई ऑक्सीजन, इसके जो एटॉमिक वेट का जो रेशियो है, यानी इसके परमाणु भार का जो अनुपात है, वो एक सिंपल होल रेशियो नंबर आएगा। क्लियर है बात कि जब दो परमाणु आपस में जुड़कर दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, यदि इनमें से हम एक का परमाणु भार फिक्स कर दें, तो इनसे जुड़ने वाला जो दूसरा परमाणु है, ये ऑक्सीजन 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 जो है, इसके अगर आप परमाणु भारों का अनुपात लोगे तो एक सरल अनुपात आएगा। वो क्या आएगा, एक सरल अनुपात। किस प्रकार आएगा, जैसे N2 का कितना है, कितना है N2 का, देखो आप N2 का कितना है अपने पास 28, यहाँ एक N है। सुनो ध्यान से बात, विद्यार्थियों को यही प्रॉब्लम आई होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है लेकिन मैं क्या ले रहा हूं भाई N2, भाई यहाँ तो एक ही नाइट्रोजन है और मैंने कितना माना इसका मास 28, यानी मेरे को पूरे एग्जाम्पलों में N2 का मास कितना लेना पड़ेगा भाई 28। तो यहाँ पे तो एक ही नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का तो वेट तो 14 होता है, और मेरे को क्या लेना है N2, तो बताओ इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा। अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ नाइट्रोजन 2 हुए कि नहीं हुए, तो इसके साथ ऑक्सीजन में कितनी हो गई 2। अब देखो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का कितना होगा भाई 28 होगा कि नहीं होगा, तो ऑक्सीजन में कितनी हो जाएगी अब 2। एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा पास 32, सीधी बात। यहाँ भी N2 है, तो यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हमें, 28 होगा अपने आप ही। यहाँ भी N2 है तो अपने आप 28 होगा, और यहाँ भी N2 है तो अपने आप यहाँ भी क्या होगा 28। यानी आपने नाइट्रोजन का तो वेट फिक्स कर दिया, यहाँ पे N था उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मान भी इतना आ गया। अब आप देखोगे किसको देखोगे आप, ऑक्सीजन को। किसको देखोगे आप, ऑक्सीजन को। देखो आप यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है भाई 16 होता है। यहाँ देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं है, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर एक का 16 है तो 2 का कितना होगा भाई 32 होगा। यहाँ कितने 3 का कितना होगा 48, 4 कितना होगा 64,
और 5 का कितना होगा 80। मल्टीप्लाई करना जानते हो भाई, 1 का 16 होता है, 5 का 80 होने होना है। तो देखो आप, अगर आपने नाइट्रोजन का परमाणु भार फिक्स कर दिया तो क्या कहता है नियम, यदि आप एक तत्व का परमाणु भार फिक्स करते हो तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके जो एटॉमिक वेट है 16, 32, 48, 64, 80, इनका अगर आप अनुपात लोगे तो देखो 1:2, 1:3, 4:5। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक सिंपल होल रेशो नंबर आएगा। ये नियम ही क्या कहलाता है भाई, गुणित अनुपात का नियम। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपने नाइट्रोजन का फिक्स किया है तो ये जो एटॉमिक वेट आ रहा है ऑक्सीजन का, यानी नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन जुड़ रही है उनके जुड़ने का क्रम क्या होगा, 1:2, 1:3, 4, 5। क्लियर है। मतलब आप बात समझो ध्यान से, यहां पर एक नाइट्रोजन से एक नाइट्रोजन यानी एक N2 से केवल एक ऑक्सीजन जुड़ेगी। देखो दिख रही है आपको, यहाँ पे एक N2 से कितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी भाई, 2। दिख रही है आपको 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक N2 से कितनी जुड़ेगी, 3। दिख गई 3 आपको। यहाँ पे एक N2 कितनी, 4। दिख गई 4। और यहाँ पे एक N2 से कितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी भाई, 5। बात समझ में आई कि गुणित अनुपात का नियम क्या कहना चाहता है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सामने, देखो ध्यान से आप, ये एग्जाम्पल तो आप क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मान लो, अगर मान लो मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लूँ, अगर मान लो मैंने एग्जाम्पल क्या ले लिया, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये जुड़कर क्या बनाता है, एक तो बनाएगा CO और एक बनाएगा CO2। पता है आपको, एक तो बनाएगा CO और एक बनाएगा CO2। अगर मान लो मैं इस कार्बन का एटॉमिक वेट फिक्स कर दूं तो कार्बन कितना होता है, 12। पता है आपको, तो यहां भी कार्बन का 12 आएगा, तो यहां भी कार्बन का 12 आएगा। तो क्या कहता है, अगर आप एक का परमाणु भार फिक्स कर देते हो तो जो दूसरे का जो परमाणु भार है उड़ के जुड़ने का क्रम, यानी उसके अगर परमाणु भारों का अगर आप अनुपात लोगे तो क्या आएगा, सिंपल यानी सरल अनुपात आएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 16, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना आएगा, 32। बताओ 16 एकम 16, 16 दूनी 32। बताओ सिंपल रेशो आ रहा ही नहीं आ रहा, यानी इसका तो आपने फिक्स कर दिया और इसका कितना आएगा, 1:2। बताओ सिंपल होल रेशो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मान लो मैं ये ले लो एग्जाम्पल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या क्या बनाती है, एक तो बनाती है SO2 और एक बनाती है SO3। ये मत कह देना सर ये SO बनाती है, ऐसा नहीं होता भाई कॉम्पाउंड, ये मत कह देना कहीं आप। एक तो बनाती है SO2, एक बनाती है SO3। अगर आप सल्फर का फिक्स कर दो तो सल्फर कितना होता है, 32 होता है। देखो 16 दूनी का आ जाएगा 32 और 16 कितने आ जाएंगे, 48। अगर इसका फिक्स कर दोगे तो सिंपल होल रेशो नंबर आ रहा है नहीं, निकालो ना, 16 दूना 32, 16 48, आ गया 2:3। सिंपल होल रेशो तो नंबर है। क्लियर है। तो कहना ये चाहता है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं और यदि वो 2 से ज़्यादा यौगिक बना रहे हैं और यदि उनमें से आप एक एटम का एटॉमिक वेट फिट कर देते हो तो जो उससे जुड़ने वाला दूसरा परमाणु है उसके परमाणु भारों का अनुपात हमेशा एक सरल अनुपात आएगा। इसे बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम, गुणित अनुपात का नियम। क्लियर है ये नियम आपको, ध्यान से देख लीजिए आप। इसे बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। अधिकतर विद्यार्थियों को इसी नियम में प्रॉब्लम आती है और मैंने आपसे ये जो नियम है बिल्कुल तरीके से और एक सटीक एग्जाम्पल से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इनकी एक्सरसाइज भी आएगी, इन नियमों के ऊपर एक एक्सरसाइज शीट में आपको दूंगा, वो आपको सोल्व करनी है और उसके सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो लेक्चर के द्वारा ही, कि आपको जो भी एक्सरसाइज मैं दूंगा उसके जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे कि इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाए। लेकिन एक बात और है, सभी विद्यार्थी दी गई एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे भाई। कई विद्यार्थी बिल्कुल सो जाते हैं, करते ही नहीं है सोल्व कि सर तो करा देंगे। भाई मैं तो अभी करवा दूंगा, बाकी जब आप एग्जाम दोगे जब तो आपको करना पड़ेगा भाई। तो पहले आप सोचो, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो और बाकी जो नहीं होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर होगा क्या, बताओ आप इस चीज़ को। लगता है कि शुरू में टॉपिक थोड़ा अनडिफिकल्ट, लेकिन बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सब विद्यार्थी इस टॉपिक को थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, बाकी इस टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं। जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे को भी टॉपिक बड़ा अटपटा सा लगता था, होते ही नहीं थे इसके क्वेश्चन। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास आसान है। भाई दुनिया में हर चीज़ डिफिकल्ट और सरल कब है, जो हमको आती है वो सरल है और जो हमको नहीं आती वो डिफिकल्ट है। यही तो बात है। अब किसी को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है उसके लिए सिंपल है, किसी को टफ लगती है तो उसके लिए कठिन है। तो मतलब तो ये हुआ, जिसको जो आता है वो सिंपल है, नहीं आता वो डिफिकल्ट है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, वो मेरे लिए डिफिकल्ट है, और मुझे केमिस्ट्री आती है तो मेरे लिए सिंपल है। ये होता है सिंपल का डिफिकल्ट का मतलब। बात क्लियर है। चलो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये नियम था अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब जो हम नियम की बात करने वाले हैं, फोर्थ नियम, वो अपने पास क्या है भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात का नियम या पारस्परिक अनुपात का नियम। किस प्रकार बोल दो आप, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जानते हो ना, अपोजिट।
व्युत्क्रम अनुपात का नियम या पारस्परिक अनुपात का नियम। फोर्थ नियम कौन सा है हमारे पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पहली बात तो ये, इस नियम को जो देने वाला साइंटिस्ट था वो था भाई रिचर था, रिचार्ड बोलते हैं, रिचर जो भी है। इस लॉ को जो देने वाला साइंटिस्ट था वैज्ञानिक रिचर था। इस रिचर साइंटिस्ट ने इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को दिया था। अब ये है कि सर ये नियम है क्या, ये नियम हमको समझाना क्या चाहता है। तो बिल्कुल सिंपल नियम है। अगर आप इसके लैंग्वेज के ऊपर जाओगे, अगर एनसीईआरटी में अगर आप इस नियम की लैंग्वेज पढ़ोगे तो अच्छों को समझ में नहीं आती वो लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज हमसे कहना क्या चाहती है। लेकिन मैं आपको एक ट्राइंगल बनाऊंगा। जानते हो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। इसको तो बोलते हैं हम ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है भाई? त्रिभुज। एक आपके सामने त्रिभुज बनाया जाएगा, उसके द्वारा इस नियम को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आपको तरीके से ही नियम समझ में आए और आप अगर इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे तुरंत सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार आपको समझाया जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखो आप ध्यान से बात कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है क्या। तो सबसे पहले बात मैं कह रहा हूं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन है वो बनाऊंगा उस ट्राइंगल से। मैं डेफिनेशन बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। सुनो बात ध्यान से कि नियम कहता क्या है। तो पहली बात तो ये, इस नियम को देने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई? वैज्ञानिक रिचर। अब दिखाता हूं आपको ये नियम है क्या। देखो ध्यान से, इसको रफ कर देता हूं मैं। यहां से मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार, क्योंकि इस नियम को मैं ट्राइंगल के द्वारा ही समझ सकते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल के तीन कोनों पर, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, तीन कॉर्नर पर मैंने तीन एलिमेंट डाल दिए। मान लो एक एटम तो अपने पास ए है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है। सुना बात ध्यान से, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल में मैंने तीन एटम डाल दिए। एक कोने पे तो ए मान लिया, एक पे बी मान लिया, एक पे सी मान लिया। अब कोई सा भी एटम हो सकता है, एनीवे कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, इस पर तो ए एटम ले लिया मैंने, इस पर मैंने बी एटम ले लिया, इस पर मैंने लिया सी एटम। मैं कह रहा हूं कि जब ए सी से जुड़ेगा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, कुछ भी है, जब ए सी से जुड़ता है तो मान लिया कि ए सी कोई कंपाउंड बनता है। ठीक है भाई, ये भी एटम है और ये भी एटम है। अब जब दो एटम आपस में जुड़ेंगे, सीधी बात है, बताओ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? भाई जब दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो अणु का तो निर्माण होगा। तो मैं कह रहा हूं ये ए है और ये सी है, और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं भाई? सोचा कि सर ए सी बना लेते हैं, मान लिया हमने। ये बी है और ये सी है, आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? मान लिया कि ये बी सी बना लेते हैं। और ये ए है और ये बी है, और ये आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? मान लिया कि क्या बना लेते हैं भाई? ए बी। क्योंकि ए और बी आपस में जुड़ेंगे तो कम से कम ए बी तो बनेगा। ए और सी जुड़ेंगे तो ए सी बन जाएगा, और बी और सी जुड़ेंगे तो क्या बना लेगा भाई? बी सी। तीनों को ऐसे भी सकते हैं। सुनो आप ध्यान से बात, हमने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल के तीन कोनों पर हमने एक एटम को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया और एक को हमने यहाँ रख दिया। हमने कहा कि ये दोनों जुड़कर ए बी बना लेते हैं, ये दोनों जुड़कर ए सी बना लेते हैं, और ये दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं भाई? बी सी। अब सुनो नियम ध्यान से क्या कहता है। यदि आपके पास तीन परमाणु है और तीन परमाणुओं को एक आप ट्राइंगल के ऊपर व्यवस्थित कर दो, सुना नियम को ध्यान से, आपके पास तीन एटम है, मान लिया कि तीन एटम कौन से? ए बी और सी। आपकी एनसीईआरटी के लाइन को मैं सिंपल कर रहा हूं, सुनो ध्यान से बात। आपके पास तीन परमाणु है, एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी और एक परमाणु है अपने पास सी। कहता है कि ये तीनों परमाणु आपस में संयोग करके, देखो ए सी के साथ संयोग करके ए सी बनाता है, बी सी से संयोग करके बी सी बनाता है, और ए बी से जुड़कर क्या बनाता है भाई? ए बी। सुनो ध्यान से वापस बात कि यदि आपके पास तीन परमाणु हैं ए बी और सी, और ये आपस में संयोग करके तीन अलग अलग यौगिक बनाते हैं, ए सी बनाता है, बी सी बनाता है, ए बी बनाता है। यदि इनमें से किसी एक परमाणु का, सुना बात ध्यान से, यदि इनमें से किसी एक परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए, मान लिया कि मैंने इस सी का परमाणु भार क्या कर दिया? फिक्स। अगर ये सी फिक्स कर दिया तो यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, बताओ ये भी फिक्स होगा कि नहीं होगा? कर दिया इसको मार्क मैंने। सुनो बात ध्यान से, आपके पास तीन परमाणु है, एक परमाणु ए, एक परमाणु बी और एक परमाणु सी। ये तीनों आपस में जुड़कर ए सी से जुड़कर ए सी बनाता है, बी सी से जुड़कर बी सी बनाता है, और ए बी से जुड़कर क्या बनाता है भाई? ए बी। तीनों जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। यदि इनमें से किसी एक परमाणु का, क्या बोला उसने? यदि इनमें से किसी एक परमाणु का, मान लिया मैंने सी परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए, तो अगर ये फिक्स होगा तो यहां भी फिक्स होगा और यहां भी फिक्स होगा, क्योंकि यहां भी सी है और यहां भी सी है। फिक्स कर दिया जाए तो उसके बाद जो बचने वाले परमाणु हैं, यहां तो कौन बच गया? ए, और यहां कौन बच गया भाई? बी।
भाई ये सी को तो आपने फिक्स कर दिया ना, भाई सी का आपने परमाणु भार फिक्स कर दिया, तो यहां पे कौन बचा, ए बच गया, यहां पे कौन बच गया भाई, बी। तो ये जो बचने वाले परमाणु है, मान लिया इसका परमाणु भार अपने पास W1 और इसका परमाणु भार अपने पास है W2। सुनो बात ध्यान से, तीन परमाणु आपके पास ए बी और सी, ये तीनों जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। एक बनाता है AC, एक बनाता है BC और एक बनाता है AB। यदि इनमें से एक परमाणु का परमाणु भार मैं फिक्स कर दूं, तो जो दूसरे एटम है, दूसरे एटम यहां तो कौन बचा, ए, या कौन बचा, बी। और मान लिया इसका परमाणु भार अपने पास W1, इसका परमाणु W भार, तो इनका जो अनुपात है, इनका अनुपात मान लिया W1 रेशो W2। इसका तो परमाणु भार ले लिया W1, इसका परमाणु भार ले लिया W2। इसका जो अनुपात है, जो ये तीसरा यौगिक बन रहा है, तीसरा यौगिक कौन सा बन रहा है भाई, AB, इसके अनुपात की मान लो, इसका अनुपात मान लिया मैंने X, इसका अनुपात मान लिया मैंने Y, यानी A का तो मान लिया X और B का मान लिया मैंने Y। इसके परमाणु भार का या तो सिंपल या सेम होगा, या इसका होगा इंटीजर मल्टीपल। मान लिया कि W1 जो अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, तो या तो ये 1:2 होगा, ये अपने पास 1:4, या तो इंटीजर मल्टीपल होगा, या क्या होगा, सेम होगा। भाई इसका जो परमाणु भार है वो या तो इन दोनों के बिल्कुल समान होगा, या इन दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? सुनो बात ध्यान से बात, अभी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आपके पास मान लो 3 परमाणु है, एक परमाणु ए है अपने पास, एक परमाणु बी है और एक परमाणु सी है। ये तीनों परमाणु आपस में जुड़कर ए सी से जुड़कर ए सी बनाता है, बी से जुड़कर बी सी बनाता है, बी से जुड़कर ए बी बनाता है। ये तीनों आपस में जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। यदि इनमें से एक परमाणु का, मान लो मैंने सी का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए, किसका फिक्स कर दिया मैंने, सी का, तो यहां भी सी फिक्स हो गया, यहां भी सी फिक्स हो गया। तो जो बचने वाले परमाणु हैं, यहां पर ए बच गया और यहां पर कौन बच गया, बी। और इसका वेट मान लिया मैंने W1, इसका मान लिया मैंने W2। तो इन दोनों के जो परमाणु भारों का अनुपात है, W1 जो W2 का जो अनुपात है, इसके अनुपात के या तो बराबर होगा या क्या होगा, इसका इंटीजर मल्टीपल। यानी जो आपके पास ये तीसरा कंपाउंड बन रहा है, यदि इसके आप परमाणु भारों का अनुपात निकालोगे, तो या तो इन दोनों एटम के बिल्कुल समान होगा, या इन दोनों एटम के जो द्रव्यमान है उनका क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल, यानी डबल होगा जस्ट। क्लियर है बात, समझ में आई आपको? यानी अगर आप ए बी का अगर रेशो देखोगे, तो या तो W1 W2 के बिल्कुल समान होगा, या मान लो मैं कह रहा हूं आपसे, अगर इसका 1 है इसका 2 है, तो या तो 1:2 होगा कंप्लीट, या 1 क्या हो जाएगा भाई, 4। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई आपको? यदि आपके पास 3 एटम है, आपस में जुड़कर 3 अलग अलग यौगिक बनाते हैं, यदि उनमें से आप किसी एक परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर देते हो, तो जो बचने वाले परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का अनुपात, जो बचने वाले परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का अनुपात तीसरे बनने वाले यौगिक के परमाणु भारों के अनुपात के या तो बिल्कुल बराबर होगा, या उसके क्या होगा भाई, इंटीजर मल्टीपल, यानी उसका क्या होगा भाई, मल्टीपल। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगले वाले लेक्चर में एक एग्जांपल लूंगा मैं, उसके द्वारा इस नियम को पूरा तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी आपको, और उम्मीद करूंगा कि यह नियम आपको ऐसी चुटकियों में समझ में भी आ जाएगा कि सर सिंपल ही तो बात थी, ऐसी कोई स्पेशल बात इसमें थी नहीं। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की।